हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो बच्चे, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं चैप्टर का भी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और उसमें एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्टेट वायर। ठीक है, जहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगा था। और जो हमने लास्ट क्लास में एक इंट्रोड्यूस कर दिया था एक टॉपिक, वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, सॉरी, यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ये थिन स्फेरिकल शेल जो है, थिन स्फेरिकल शेल, और बेसिकली ये कौन सा है? कंडक्टिंग शेल है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि जो शेल है आपके पास, दिस इज कंडक्टिंग, कंडक्टिंग कंडक्टिंग शेल है। और कंडक्टिंग शेल से फायदा क्या होता है? जैसे ही आप किसी कंडक्टर, कॉपर का एक स्फीयर था मेरे पास, कैसा स्फीयर? हॉलो स्फीयर, एक बॉल की तरह। उसके ऊपर जब मैं चार्ज डालता हूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से वो सरफेस पे फ्लो कर सकता है। और वैसे भी कंडक्टर्स हम उन्हीं चीज को बोलते हैं जो चार्ज एक्वायर भी कर सकते हैं और उसके ऊपर उसको मूव करा सकते हैं। तो जैसे ही आप एक मेटालिक बॉल के ऊपर चार्ज डालोगे, चार्ज यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसी केस की हम बात कर रहे हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, और कौन सा शेल है? कंडक्टिंग शेल है, जिसको हम हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं। ओके, डायग्राम यही डिस्कस किया था हमने। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि डायग्राम क्या था हमारे पास। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल था, उसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है, जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं, दिस इज चार्ज। ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह पे बिल्कुल बराबर है। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं डॉटेड लाइन को, जो चार्ज को अपने अंदर एंक्लोज कर लेती है? क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। बिल्कुल। तो ये डॉटेड लाइन थी हमारे पास, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, फिर क्या किया हमने? सॉल्व कैसे करते हैं? गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, एक पैच मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, और डीएस कैप एरिया के डायरेक्शन में बाहर होती है। तो इससे ये पता लग गया आपको, ई और डीएस कैप, इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, जैसा हम पहले भी करते हैं। अब स्टार्ट कैसे करना है? ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम का जब भी कोई एप्लीकेशन आपको करना होगा तो उसको करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस से सॉल्व करते हुए लेके आते हैं। और कहां तक सॉल्व करके लेके आते हैं? जहां तक वो मैक्सिमम सॉल्व किया जा सकता है, उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं बाय गॉस लॉ, फिर वहां लिखते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे क्यू को रिप्लेस कर देते हैं उस तरीके की चार्ज डेंसिटी से जो उसके लिए एप्लीकेबल है। जैसे लास्ट एप्लीकेशन के अंदर वायर के ऊपर चार्ज था तो हमने क्यू को लैम्डा एल लिख लिया था, लेकिन यहां पर चार्ज लेंथ के ऊपर नहीं है, सरफेस एरिया के ऊपर है, इसलिए यहां पे लगेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक बेटा, तो शुरू करें। चलिए, तो स्टार्ट करने हमको सबसे पहले क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। मैं आपको साथ ही साथ इस डेरिवेशन को पिछले वाले डेरिवेशन से कंपेयर करके बताता हूं। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप रट ना लें, कोई चीज रटना नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ऐसा फिजिक्स में कुछ है ही नहीं जिसमें कोई लॉजिक ना हो। बिना लॉजिक के आप हमेशा कुछ ऐसा नहीं लिख लेते कि रट के लिख दिया कि ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, देयर इज अ लॉजिक। अब सुनिए वो क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन कराया था उसमें लिखा था फाई ई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आपको याद है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 क्यों था वहां पे? क्योंकि आपने जो गॉसियन सरफेस बनाई थी वो सिलिंड्रिकल थी, और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं, एक इधर का सर्कल, एक दूसरी तरफ का सर्कल, और एक कर्व सरफेस एरिया। 3 सरफेस थे, इसलिए फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 लिखा। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कितनी सरफेस है। मुझे एक स्फेयर को जिसके ऊपर चार्ज हो उसको बंद करना है, तो उसको बंद मैं किसके अंदर कर सकता हूं? एक और बड़े स्फेयर के अंदर बंद कर सकता हूं, यानी जो गॉसियन सरफेस है वो भी एक और स्फेयर है। अब स्फेयर की अलग अलग सरफेस नहीं होती है, वो एक ही सरफेस होती है पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फाई ई को फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ही इसको फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस से सॉल्व करूंगा। और एक चीज अब देखते हैं, जो मैं बताने वाला हूं वो कंसेप्चुअली आप मुझे बता पाएंगे कि नहीं। मैं ई डॉट डीएस के ऊपर एक गोला लगा देता हूं, मुझे बताओ ये सही है या नहीं, लगना चाहिए या नहीं? आपको लास्ट डेरिवेशन में जब मैंने फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बताया था, तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 को सॉल्व करते हुए मैंने उसके ऊपर सर्कल नहीं घुमाया था इंटीग्रेशन के ऊपर, और मैंने रीजन बताया था क्योंकि तीनों में से कोई भी इंडिविजुअल क्लोज सरफेस नहीं थी, तीनों को मिला के एक क्लोज सरफेस बनती है। और यहां पर क्या है,
जो आप सरफेस बना रहे हैं, एक स्फीयर जिसपे चार्ज है उसको मैं बंद कर रहा हूं पूरा, तो ये पूरी की पूरी क्लोज सरफेस है कि नहीं है? अकेली पूरी क्लोज सरफेस है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इंटीग्रेशन के साथ ये गोला घुमाना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर एक क्लोज सरफेस होती है अपने आप में। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस हाउ मच? ई और ds के बीच में कितने एंगल है? 0 डिग्री का। ई ds cos 0, ये आ गया इंटीग्रेशन। तो मेरे पास आ गया e cos 0 तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। लिमिट पुट करते हैं, ds का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इस छोटे से पैच का, ये छोटा सा पैच कम से कम कितना हो सकता है? 0। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 0 to 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। चेक करें, मैंने 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ना लिख के 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखा। अब ये आपको सोचना है कि ये सही है या नहीं। स्फीयर तो हमारे पास कैपिटल R का भी है, और स्फीयर हमारे पास स्मॉल r रेडियस का भी है। तो यहां मैंने स्मॉल r क्यों लिखा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो उस सरफेस का कर रहे हैं जो गॉसियन सरफेस का पार्ट है, और गॉसियन सरफेस के लिए जो स्फीयर की रेडियस है वो स्मॉल r है, इसलिए स्मॉल r लिखा गया। ठीक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई चीज है ही नहीं। मैं ऐसी आपको कोई चीज नहीं बताऊंगा जो आपको रटनी पड़ेगी, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ठीक है, देन e ds का इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट 4 पाई r स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। ये पता लग गया हो कैसे करना है? ds का इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा आएगा, और s को जब लिमिट रखोगे तो 4 पाई r स्क्वायर वहां पे आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें गॉस थ्योरम लगानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो डेरिवेशन है इसमें 3 पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स? ये जो गॉसियन सरफेस है मैं इस स्फीयर में कहां-कहां बना सकता हूं? एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के ऊपर, और एक स्फीयर के अंदर। 3 रीजन है। स्फीयर के बाहर क्या होगा, स्फीयर के ऊपर क्या होगा, स्फीयर के अंदर क्या होगा। 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वही 3 पार्ट्स हमको सॉल्व करने। देखिए मैं लिखता हूं फर्स्ट पार्ट, when outside the sphere, when the region is outside the sphere, outside the sphere, स्फीयर के आउटसाइड अगर रीजन हो तो मैं लिखता हूं उसको r ग्रेटर देन r। बहुत ढंग से समझना, स्मॉल r ग्रेटर देन r दिख रहा है? स्मॉल r की वैल्यू, ये जो हमने अभी डायग्राम बना रखा है वो इसी के हिसाब से बना रखा है कि जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये किसके बाहर है? एक्चुअल स्फीयर के बाहर है। तो इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा? बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ phi e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करता हूं। अभी आपके दिमाग में एक डाउट हो सकता है, अगर नहीं भी आया तो मैं दे देता हूं। वो डाउट ये था कि phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने सीधा इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। लेकिन आपके दिमाग में ये बात हो सकती है कि सर आपने तो बताया था कि चार्ज जो है पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाना है, q को मुझे सिग्मा इनटू a लिखना है। बिल्कुल सही बात है, लिखना है, यहां नहीं लिखेंगे। अब मैं उसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों। पहले मैं जरा लिख दूं इसको, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। phi is equal to q upon epsilon naught, ये तो होता है, क्लियर बात है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर इक्वेट कर लूं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या मिलता है? e into 4 pi small r square is equal to q upon epsilon naught, that means e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। क्या ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाने है? ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ते हैं जनरली, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अब जो इसका आंसर आया है ना, वही उस क्वेश्चन का भी आंसर है जो मैंने आपसे बोला है कि Q की जगह सिग्मा इंटू ए क्यों ना लिखें। बताता हूं, एक चीज मेरे को बताओ बेटा, सन जो है वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सबको पता है। जो मैं बता रहा हूं बहुत गहरी बात है। सन से जो लाइट निकलती है वो हम तक पहुंचती है, और वही हमारे पास सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। ठीक, अब सन बहुत बड़ा है, बहुत सारी लाइट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सन से दूर चलता चला जाऊं, बहुत दूर चलता चला जाऊं, तो सन बेसिकली एक स्टार जैसा रह जाएगा। और अगर वो स्टार जैसा रह जाएगा
तो सन आपको इतना बड़ा नजर ना आके एक पॉइंट सोर्स की तरह नजर आएगा जो लाइट का होगा। तो बात वही है, ये एक स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज है, इस स्फेयर को मान लो सन, और जो उसका चार्ज है उसको उसकी लाइट मान लो। अब मैं बात कर रहा हूं आउटसाइड द स्फेयर की, यानी कि सन के बाहर। तो जैसे जैसे मैं स्फेयर से दूर जाता रहूंगा, आउटसाइड द स्फेयर का मतलब क्या होता है कि आप स्फेयर के बाहर कहीं भी जा सकते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा चार्ज जो बिखरा हुआ है ना, वो आपको एक पॉइंट की तरह नजर आएगा। और क्योंकि वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें Q को हम सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह मान लेते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज क्यों? क्योंकि जो पूरा बड़ा चार्ज था, जब उसको आप दूर से देखोगे तो आपको एक सिंगल पॉइंट की तरह नजर आएगा। भाई आप अपने आप को ले लो, आप किसी के सामने खड़े तो आप नजर आ रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाओ या वो आपसे दूर चला जाए तो क्या होगा, आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएंगे। बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि बाहर का कंसेप्ट इस तरीके से लिया गया कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, चार्ज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा, सिंगल पॉइंट चार्ज की जगह। और जब सिंगल पॉइंट चार्ज होता है तो क्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, यानी क्यू को हम सिग्मा इंटू ए की फॉर्म में नहीं लिखते। हम कब लिखते हैं? जब चार्ज बिखरा हो। ठीक है, तो ये थी बात बाहर की। अभी आपको पता लगेगा, जब मैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे जाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने जो पार्ट सॉल्व किया वो कौन सा सॉल्व किया? व्हेन इट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट द स्फीयर क्या होने वाला है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसी को मैं दोबारा यूज करूंगा, और सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट व्हेन या इसको मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो गॉसियन सरफेस है, मैं ठीक उसको सरफेस के ऊपर ही कोइंसाइड कर दूं। सरफेस पर निकालना है मुझे, सरफेस के बाहर नहीं, और सरफेस के ऊपर ही निकालना है। तो जो गॉसियन सरफेस बाहर मैंने मान रखी थी उसको मैं ठीक सरफेस के ऊपर ले आता हूं, और अगर मैं उसको ठीक सरफेस के ऊपर ले आता हूं तो उस केस में क्या होगा? इस केस में r इज इक्वल टू r हो जाएगा, गॉसियन सरफेस की रेडियस और एक्चुअल स्फीयर की रेडियस सेम हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं? बाय गॉस लॉ क्या लिखेंगे? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे? सिग्मा इनटू सरफेस एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं तो फैला हुआ है सारा चार्ज, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि सारा चार्ज वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे वहां पे, और वहां पे हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। पहले हमने पहले पार्ट में उसकी बात करी जब हम बाहर हैं उस सरफेस के, अब हम उसी सरफेस के ऊपर। अब जैसे मान लो मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं कहीं बाहर स्पेस के अंदर, तो अर्थ मुझे छोटी नजर आ सकती है, सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा नजर आ सकता है, लेकिन जब मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं तो चार्ज तो पूरी अर्थ पे बिखरा हुआ है ना। तो इसी तरीके से गॉसियन सरफेस जब मैं यहां लेके आ जाता हूं तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या करेंगे वहां पर? उस टाइम में सिग्मा चार्ज को लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देन यहां पर मैं लिख देता हूं कि बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो उससे हमने इसको लिख लिया। अब देखो बच्चे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? सोचिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? जिस चीज के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया, और उसका एरिया कितना है? उसका एरिया है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन दिस इज 5e। ये मेरे पास था इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या लिखोगे? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया निकल के। अब देखो कैसे सॉल्व करें बेटा, दिख रहा है? चार पाई से 4 पाई काट दो, कट गया। ओके, E इज इक्वल टू कितना आया? सिग्मा
ऊपर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। आपको मैंने इस केस की एक कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी वो, ये रही कंडीशन। इस केस में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, और स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर ही लिखना है आपको, स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर। तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यार जिस जगह पे चार्ज है वहीं खड़े हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं होगा। जब वहां से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है जब तुम खड़े ही वहीं पे हो तभी सबसे ज्यादा आएगा। अब कोई मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेट के पास ही खड़े हो जाओगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। तो वही बात है, आप तो उसी जगह खड़े हो गए जहां पर चार्ज बिखरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे। तो पिछले वाले केस में यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना था सरफेस के, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ऑन द सरफेस। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस हमारे पास है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकालना चाहें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकालना चाहें तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, यहां पे होगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखो मुझे जो एक्चुअल स्फीयर मेरे पास है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, मैं उसकी रेडियस को कम ज्यादा नहीं कर सकता, वो एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन मैं स्मॉल आर को कम ज्यादा कर सकता हूं क्योंकि वो गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। अब इमेजिन किसी चीज को करना है तो कहीं भी कर लो, बाहर कर लिया, सरफेस के ऊपर कर लिया। अब लास्ट बार में क्या करते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं। अब मानो कि अगर मैं इसके अंदर मान लेता हूं गॉसियन सरफेस को, यहां इमेजिन कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस अंदर है इस केस में, तो ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये मुझे बताओ क्या इसने कोई चार्ज इंक्लोज किया है इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि चार्ज कहां था, बाहर था ना, इसके अंदर तो चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना। जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात का। गॉस थ्योरम ये बोलती है कि गॉस थ्योरम उस केस के लिए लगती है जिस सरफेस के अंदर चार्ज एंक्लोज हो। अब इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही एंक्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हमारी समझने की बात हो गई, लेकिन लिखें कैसे ये देखना है। हम लिखते हैं बाय गॉस लॉ। अब मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं। गॉस लॉ बोलता है कि फाई ई जो कि ई डॉट ds होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पूरा का पूरा गॉस लॉ है। बिकॉज देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड within Gaussian surface, within Gaussian surface, और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, therefore q is equal to 0 inside the Gaussian surface there is no charge, q is equal to 0 हो गया। जब q 0 हो गया तो phi e कितना आएगा, phi e is equal to e dot ds is equal to 0 upon epsilon naught is equal to 0। ये 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि जगह हमने 0 पुट कर दिया। अब इसका मतलब क्या निकलता है, फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 का मतलब कोई चार्ज ही नहीं था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, फ्लक्स थोड़ा निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे एक चीज बताओ, E डॉट हमारे पास निकल के आया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E ds cos थीटा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन दो चीजों की 0 है तो उनमें से कम एक 0 जरूर होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या ds 0 होगा, सरफेस एरिया 0 होगा। अब आप मुझे बताओ कि सरफेस एरिया 0 है क्या इस केस में। ये पूरी की पूरी मैंने सरफेस इमेजिन करी है ना, छोटा स्फीयर है ना, स्फीयर तो है तो सरफेस एरिया तो निकलेगा ना इसका, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि 0 है भाई, रेडियस कुछ तो है इसकी, जब इसकी रेडियस कुछ है तो 4πr² निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया तो 0 नहीं है, तो फिर क्या 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है।
जब दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन जीरो है और दोनों में से एक चीज जीरो होनी है, सरफेस जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जो दूसरी चीज बचती है वही जीरो हो सकती है और वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हमारे पास आएगा देयरफॉर E इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हमें वैसे भी पता लग रहा है, लेकिन प्रूव कैसे करें, यही बात है। यही डेरिवेशन बेटा इसी साल बोर्ड के एग्जाम में आया एक दूसरे सेट के अंदर। एक सेट में वाला आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, एक सेट में ये आया था। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, इसका पता है, इसका एक वो निकलता है, क्या बोल सकते हैं, इसका एक इम्प्लीकेशन या इसका बोल सकते हैं कंक्लूजन निकलता है। एक कंक्लूजन है इसका जो कई बार आपको न्यूमेरिकल यूज करेंगे या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूज करेंगे तो वो काम आएगा। वो पता है क्या है, मैं पहले आपको बोल रहा हूं, उसको आप लिख भी सकते हैं बाद में, ठीक है। वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। क्या मतलब निकलता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। कैविटी का नाम सुना है, कहां है? कोई बात नहीं है भी नहीं बताना, कोई टेंशन नहीं है। कौन पूछ रहा है ज्यादा वैसे, और किसको मुंह खोल के दिखाना है। कैविटी का नाम हमने क्या सुना है, कैविटी हमने दांतों में सुनी है ना। और कैविटी का मतलब क्या होता है, दांतों के अंदर एक होल होता है ना, कहीं छोटा मोटा होल रह गया, उसको कैविटी को फिल करना पड़ता है, ठीक है ना, वहां से कहीं जर्म्स वगैरह ना जाए, जो भी करके। तो खैर, तो कैविटी होता है एक होलो रीजन, खाली जगह। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होता। यानी कि मान लो कि एक पूरा का पूरा क्लोज कंटेनर था और मैंने बाहर कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, तो इस वाले कंटेनर के अंदर जो है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, हालांकि ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, कि शील्ड हो गया, किसी एक चीज को आपने शील्ड कर दिया बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले को इन्फ्लुएंस ना करे। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। आप सोचिए कि आपके कंप्यूटर, आपका जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो वो खराब हो सकता है। जैसे आप सोचिए एक मैग्नेट को अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेके जाए, क्या महसूस करते हो, कुछ चेंज आता है? आता है। मैग्नेट को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेके जाओगे ना तो उसमें कुछ कलर से चेंज होते हुए नजर आएंगे, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है उसके ऊपर। तो ऐसा ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है आपके छोटे मोटे कंपोनेंट्स के ऊपर, माइक्रोचिप हो गई, मेमोरी चिप हो गई, इनके ऊपर असर पड़ता है। तो मुझे इसको एक केस के अंदर रखना पड़ता है ताकि बाहर के मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का असर उसके अंदर ना पड़े और वो डैमेज ना हो जाए, उसका स्टोर डाटा लॉस ना हो जाए। अगर आपने सुना होगा कि अगर कोई सीडी होती है, सीडी जिसके अंदर अच्छा खासा डेटा सेव हो, उसको अगर मैं डीवीडी प्लेयर के ऊपर रख के छोड़ दूं काफी लंबे टाइम तक और डीवीडी प्लेयर चलता रहे तो डाटा लॉस होने का चांस रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खराब कर सकता है। लेकिन अगर मुझे इसी डीवीडी को ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेफ रखना है तो मुझे उसकी केसिंग करनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का दूसरा एग्जांपल देता हूं जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, या एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कार में बैठे हुए जा रहे हैं और एक ऐसे रीजन पे पहुंच गए जहां दूर दूर तक बिल्कुल खुला फील्ड है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है, दूर दूर तक पेड़ भी नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ पूरे की पूरी जगह पे आप हैं, कोई दूर तक आपको पेड़ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली जगह। और क्या हो रहा है, वहां पे क्लाउड्स आ गए, जबरदस्त वाले थंडर क्लाउड्स आ गए। अब वहां पर क्या हुआ कि क्या हुआ, लाइटनिंग चालू हुई। तो जब लाइटनिंग होती है तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि लाइटनिंग जो होती है अगर आप कार के अंदर है ना, कार के ऊपर ही आगे गिरेगी। क्यों, यहां पर अपोजिट चार्ज का कंसेप्ट है, एक चार्ज क्लाउड्स के ऊपर है, दूसरा चार्ज जनरेट होता है आपकी इसके ऊपर, कार के ऊपर मेटालिक होती है और दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है, तो लाइटनिंग आपके पास होती है। अब लाइटिंग आपकी कार के ऊपर पड़ी और आप कार के अंदर बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या होगा, क्या बर्न हो जाएगी बॉडी पूरी तरीके से या सेफ रहेंगे? शीशे बंद कर रखे हैं, मैं ये भी बोलता हूं, चलो अब क्या होगा, बचेंगे नहीं? बिल्कुल बच जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये पता है क्या, दिस इज अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये भी वही है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो, लाइटनिंग आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही था बेसिकली, ठीक है ना, उससे चार्ज आ रहा है, उसको बोलते हैं स्पार्क। जब चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाता है, स्पार्क आया, स्पार्क आया कार के ऊपर, और जैसे वो आया तो कार के ऊपर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चार्ज क्योंकि सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर नहीं है, और अंदर कोई चार्ज नहीं था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। बात ये है, दिस इज अगेन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि आपने अपने आप को शील्ड कर लिया, ओके। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से, या जो चार्ज होता है, जो लाइटिंग होती है, अट्रैक्ट होती है किसी खाली जगह पे, दूर दूर तक जब खाली हो और वहां पे सिर्फ एक ट्री हो ना,
तो लाइटिंग जब गिरेगी तो उसके ऊपर ही गिरती है, ट्री के ऊपर, स्पेशली उस ट्री के ऊपर गिरती ही है, क्योंकि वो एक चार्ज का सोर्स मिलता है, मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, ट्री के अंदर, ठीक है, चार्ज को अट्रैक्ट करने की पावर है। वहां से लेकर यहां तक चार्ज का कनेक्शन हुआ और उसके हिसाब से क्या हुआ कि सीधा सीधा लाइटिंग उसके ऊपर आके गिरती है। इसलिए पेड़ों के ऊपर अक्सर आग लगती है, लेकिन किस पर? लाइटिंग उसके ऊपर तब लगी क्योंकि वो अकेला था वहां पे। अगर बहुत सारे होते ना, फॉरेस्ट में क्या होता है, लाइटिंग इस तरीके से नहीं गिरती, बहुत रेयर होता है ऐसा। वहां पे क्या होता है कि जो लाइटिंग होती है बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है शार्प, ऐसे से करके आ रही होती है, जैसे रिन के आपने ऐड में देखा होगा कैसे बन रखी होती है, ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये ऐसा देखा होगा, ये एक तो लाइटिंग इस तरीके की हुई, और एक होती है ब्रांचेस वाली, बिखरी हुई। अच्छा, शहरों में लाइटिंग गिरते हुए देखी है क्या कभी? ये सुना है किसी शहर में जाके एकदम लाइटिंग गिर गई? बहुत रेयर होता है ना। क्यों? चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के फॉर्म में, डिश टीवी के फॉर्म में, जो चार्ज कैरिंग होते हैं, ये सारा बिखरा हुआ है, ठीक है। तो लाइटिंग जब आएगी तो एक जगह पे नहीं आएगी, उसको हर जगह जाना है बिखर के, और जब बिखर जाती है तो क्या होता है, तब ये होता है, तब हमको लाइटिंग दिखाई देती है ऐसे, ये आपने ऐसी लाइटिंग तो देखी होगी ना कई बार। भाई लाइटिंग बेसिकली दो ही तरीके की होती है, एक तो ब्रांचेस में बढ़ जाती है और एक इस तरीके से गिरती है। इस तरीके से वहां पे गिरेगी जहां पर एक ही चार्ज है, जहां पर अट्रैक्शन एक ही जगह पर है, जहां पर सारा का सारा एक जगह पे गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जहां बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाइटनिंग बिखर जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो किसी एक जगह पे आके नहीं गिरती है, तो क्या होता है, हवा में रह जाती है, नीचे तक आ ही नहीं पाती है, इतना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कहीं कहीं गिर भी सकती है जहां पे चार्ज थोड़ा ज्यादा एक्यूमुलेटेड है। और इसी को बचाने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि एक जगह पे लाइटनिंग ना गिरे, और अगर गिर भी गई तो आप सेफ रहे। कहां पर? जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। आपको याद हो, जितने भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग से रहते हैं, उनको पता है कि उनके अपार्टमेंट में एक चीज लगी होगी, डिवाइस लगी होगी, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। वो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, लाइट जब आती है, जब भी कभी लाइटनिंग होगी तो वो उसको अपनी तरफ एडिट करके तुरंत उसकी अर्थिंग कर देता है, ताकि घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब ना हो, कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो और सब लोग सेफ रहे। दैट्स कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। कैविटी का मतलब खाली रीजन, जहां कोई चार्ज ना हो, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ओके। अब बात करते हैं आगे क्या है। अब मैंने आपको बताया कि मान लो कि ये डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स का आ गया, ठीक है, और आपने इस डेरिवेशन को पूरा छाप दिया एज इट इज, लिखा सारा सब सही है, डायग्राम भी अच्छा बनाया, मस्त डायग्राम बनाया, लेकिन नंबर कितने मिले? 2.5। क्यों? ग्राफ नहीं बनाया भाई, ग्राफ तो बनाना है। चलो देखते हैं। ये अब इस ग्राफ को कैसे समझना है, इस ग्राफ के 3 रीजन हैं। यस, पहला रीजन ग्राफ का क्या है? पहला रीजन है बेटा, ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर, यही स्फीयर है, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर ये हो गया सरफेस ऑफ स्फीयर, यहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है इस पॉइंट पर। यहां पर क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और बाहर क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। 3 पॉइंट हो गए। यानी कि सबसे पहला केस जो मैंने सॉल्व किया था वो ये था, सेकंड केस मैंने ये सॉल्व किया था, और थर्ड केस ये सॉल्व किया था। तीनों के आंसर हमको पता है। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कितना होगा, कहां पर कितना होगा। तो चलो देखते हैं। तो इसको अब कैसे बनाएं? ये मैं एक वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है? इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये। अब ऐसा क्यों? दिस ग्राफ इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर या नीचे यहां पता लग रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि E इक्वल टू 0 कहां था। E इक्वल टू 0 था इनसाइड दिस, इनसाइड द शेल, ठीक है। तो इनसाइड द शेल ये रीजन हो गया ना, तो यहां आ जाएगा E इक्वल टू 0, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओके। फिर आ गए सरफेस पर। सरफेस पर क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग वही होगा। तो इसलिए इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हाईएस्ट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, E इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला था आपने आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट पे क्या था, मतलब हमारे लिए जो हमने सॉल्व किया था वो फर्स्ट पार्ट था, आउटसाइड। जब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आर ग्रेटर देन आर था, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने निकाला था
k अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो इससे E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर निकल के आता है, तो यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपको पता लग रहा है कि ये E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसी वजह से ग्राफ नीचे आया है कर्व, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर है तो कर्वनेस नीचे की ओर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक आप स्फीयर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर क्या है आप उसकी सरफेस पर पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब आप बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के कांसेप्ट से ये नीचे की ओर आ गया। दिस इज अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, जो आपने वहां सीखा है उसके हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो चीजें बिल्कुल रिलेट होती है, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, so this is about the second application of Gauss law, electric field due to uniformly charged thin spherical shell, और वो कंडक्टिंग शेल था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी सीक्वेंस में इससे मिलता जुलता क्या है। इससे मिलता जुलता मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये वही डेरिवेशन है जो आपको एनसीईआरटी में एज अ डेरिवेशन नहीं दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी का लास्ट सॉल्ड एग्जांपल जो है, जो कि थोड़ा हायर ऑर्डर आता है, और उस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, आईआईटी में भी पहले आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये डेरिवेशन समझ में आता है। मतलब ये डेरिवेशन आ ही जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन करने के बाद उसे करने में मजा आता है और इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए, और मैं कहूंगा कि जैसे मैं डेरिवेशन आपको करा देता हूं, आप इसके बाद एनसीईआरटी का सबसे लास्ट सॉल्ड एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 का करेंगे जरूर। उसकी लैंग्वेज है द अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम, ऐसे करके दे रखा होगा। तो नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड वन वी हैव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग को हम क्या और नाम से जान सकते हैं? नॉन कंडक्टिंग को कुछ और लिख सकते हैं क्या? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अब एक बात सुनो बच्चे, भाई सॉलिड स्फीयर का कोई एग्जांपल याद है? सॉलिड स्फीयर का क्या एग्जांपल होता है? सॉलिड स्फीयर का एक लेदर की बॉल, कॉर्क की बॉल, और कुछ रबर की बॉल, स्पॉन्ज वाली जो बॉल होती है, बिल्कुल ये सब उसके एग्जांपल होते हैं। आपको पता है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस डायरेक्शन में भी 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कंडक्टिंग शेल में किया था। ठीक है, 3 पार्ट्स थे, एक बाहर देखेंगे, एक सरफेस पर देखेंगे और एक इनसाइड देखेंगे। सबसे कमाल की बात है कि बाहर और सरफेस पर आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, बाहर तो सेम है ही, इनसाइड अलग हो जाएगा। इनसाइड इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। डायग्राम को बहुत ढंग से समझना है, ये थोड़ा अलग है पिछले वाले से। इस बार क्या है कि मेरे पास एक बॉल है, और किसकी, अगर मैं उसको स्पॉन्ज की बॉल ही मान लूं तो नॉन कंडक्टिंग हो गई ना, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया हमारे पास। ठीक, उसके अंदर आपको इस तरीके से उसको चार्ज करना है कि चार्ज उसके अंदर भी आए। अगर मान लो मैंने चार्ज बाहर छोड़ दिया तो चार्ज बाहर ही रुक सकता है, अंदर क्यों आएगा? ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिस जगह छोड़ दिया वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में तो क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, वो चार्ज को रखेगा अपनी जगह तो रखा रहेगा, उसको फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर चार्ज आए तो कैसे हो सकता है, उसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि चार्ज तो हमने देखा नहीं, तो अब चार्ज आ भी जाएगा नहीं भी आएगा तो हमें क्या पता लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास रबर या स्पॉन्ज वाली जो बॉल होती है, सबने देखी होगी शायद। ठीक है, उसमें आप इमेजिन करिए कि उसमें आप थोड़ा सा अगर सोचोगे, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। देखें, ओके, आप उस बॉल को क्या करिए, कलर सॉल्यूशन में डाल दो। कलर सॉल्यूशन में एक अच्छा खासा कलर आपने डाल दिया, उसके अंदर रेड कलर या फिर ग्रीन कलर कुछ ऐसा कलर डाल दिया, खूब बढ़िया डाल के रखा उसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया ताकि कलर अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब आप उस बॉल को उसके अंदर डुबा दो। ठीक है, बॉल आपने उसके अंदर डाल दी। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी देर छोड़ दिया मैंने, सोच लिया कि उसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए।
अब अगर वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, 10 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं उस बॉल को बाहर निकालता हूं, मान लो ग्रीन कलर उसके अंदर था, तो जब बॉल को आप निकालोगे तो ऊपर से ग्रीन होगी कि नहीं होगी? होगी, करेक्ट। अंदर से ग्रीन होगी कि नहीं होगी? सोचो, बॉल को कट करके अगर देख लेना तो अंदर से भी ग्रीन होगी। क्यों ग्रीन होगी? पोर्स थे ना उसके ऊपर। प्लास्टिक के बॉल को अगर मैं डुबा दूं ना, जो नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल होती है, तो उसके ऊपर ऊपर ही कलर आएगा, अंदर नहीं जाएगा, पोर्स नहीं होते वहां, ठीक है, राइट। या पोर्स होते तो इतने माइन्यूट होते हैं कि उसके अंदर जा ही नहीं सकती, उसके अंदर वाटर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन ये जो पोरस वाली बॉल थी आपके पास, उसके अंदर आपने इसको डाल दिया तो उसके अंदर आप देखेंगे अंदर तक ग्रीन कलर आ चुका है, यानी उस बॉल में यूनिफॉर्मली ग्रीन कलर आ चुका है। अब जब यूनिफॉर्मली ग्रीन कलर उसके ऊपर आ गया तो उस ग्रीन कलर को अब आप चार्ज मान लीजिए, तो जितना उसमें ग्रीन कलर जहां जहां आपको नजर आ रहा है वहां वहां चार्ज होगा, तब ये कहलाएगी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल। और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्लियर है? उस कलर को ही चार्ज मान लिया हमने, ठीक है। तो जैसे कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरीके चार्ज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब चार्ज किस तरीके से आ गया? चार्ज देखो कैसे आया, चार्ज ऐसे आ जाएगा पूरे, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप सोचिए, सबसे पहला जो हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन किया उसमें लिखा था एक वायर के ऊपर चार्ज था, तो हमने लगाया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। फिर लास्ट जो हमने केस पढ़ा उसमें चार्ज था सिर्फ सरफेस के ऊपर, तो हमने लगाया सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज कहां है? वॉल्यूम के अंदर, तो इस बार लगेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये बात क्लियर है? देखिए बहुत बढ़िया लॉजिक है, इतने बढ़िया बढ़िया इसके अंदर ट्विस्ट है ना, लेकिन इजी बहुत है, बहुत मजा आता है इसको करने में। और मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में आप इसको ढूंढेंगे ना कि डेरिवेशन कहां नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट जो सॉलिड एग्जांपल है वहां पे यही कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए इसको आपको ढंग से समझना ही है, ठीक है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आज आपको डायग्राम ढंग से देख रहा है इसका, नेक्स्ट क्लास में आते ही साथ सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर जो फोर्थ एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अब डायग्राम में और क्या क्या चीजें, आउटसाइड का केस सेम रहेगा, ठीक है, सरफेस का केस भी सेम रहेगा, सिर्फ एक नई चीज हो गई कि इसके अंदर जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस बार, इसके अंदर जब मैं गॉसियन सरफेस इस बार बनाऊंगा तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों? चार्ज आ गया हो ये अंदर, ठीक है। तो देखो दिस इज स्मॉल आर, बिल्कुल पिछले डायरेक्शन की तरह, एंड दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ स्फीयर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी। ये गॉसियन सरफेस थी आपके पास, गॉसियन सरफेस, और यहां पे डायग्राम से क्लियर पता लग रहा है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है बेटा, राइट। तो ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, साथ में एक स्मॉल पैच मान लेते हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? बाहर की ओर, और डीएस क्या? वो भी बाहर की ओर। इस तरीके डायग्राम इज ऑलमोस्ट सेम, बस ये कि अंदर वाली गॉसियन सरफेस को हम देखेंगे, क्योंकि पिछली बार इसका आंसर जीरो था और इस बार नॉन जीरो आंसर आएगा, ठीक है बेटा, राइट। चले देन, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यही शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत जोश से, बहुत खुश होकर चीजों को पढ़ें। अगर बर्डन समझ के करोगे ना बेटा तो ये चीजें आफत बन जाएंगी, और अगर हंसते खेलते पढ़ोगे तो चीजें बहुत बिंदास जाएंगी। फिजिक्स को समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजे आते हैं, लेकिन रट के पढ़ोगे तो बर्डन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए रटना ही नहीं है, और मेरी कोशिश ये है कि कोई भी एक स्टेप में ऐसा ना लिखूं जो आपको रटना पड़ जाए। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, और वो लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा जरूर, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगली बार पूरे जोश से स्माइल के साथ हम मिलते हैं, ठीक है।